नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर लगातार खबरें आईं और उस पर हम लोगों ने उसका विश्लेषण भी किया। अब मोटा मोटी उसका कंक्लूजन तो निकल गया कि उनकी जो उम्मीदें थी, उन्हें जो फील हो गया था कि देश के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति मतलब 2 नंबर की पोजीशन उनकी है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। और इसी वजह से यहाँ से जो स्टोरी चालू हुई, ये लगातार देखने को मिला। आज उस बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस किस समय पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। आज उसकी भी बात करनी जरूरी है, ताकि आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये स्थिति क्यों बनी कि सरकार को अंततः यह फैसला लेना पड़ा कि उनको तत्काल प्रभाव से हटाना पड़ा। आज उन्हीं सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, बहुत ही मज़ेदार है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस समय से जब वो जर्मनी की यात्रा पर गए थे। और चूंकि ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वहाँ पे अन्य सारे देशों के भी राष्ट्रपति आए थे। वहाँ किसी का मृत्यु हो गया था, उसी में राजकीय अतिथि के तौर पे गए थे। तो चूंकि राष्ट्रपति का, चाहे वो छोटे देश का हो या बड़े देश का हो, पद तो बड़ा है। तो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले जिन्हें बुलाया जा रहा था, उनको सम्मानित किया जा रहा था। इससे भी ये नाराज थे। हमने इस सीरीज में जितने भी वीडियोस बनाए, उसमें ये बताया कि चाहे उनके अपने पर्सनल ट्रिप हो, वहाँ पर वो प्रोटोकॉल की डिमांड करते थे। देश में जहाँ जहाँ जाते हों, वहाँ उन्हें खामियां नज़र आती थी। सरकारी दफ्तरों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की तस्वीर होना और उनकी तस्वीर ना होना, इनसे भी उनको आपत्ति थी। उनके काफिले में मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ नहीं थी, इससे भी उनको तकलीफ थी। तो बहुत सारी तकलीफ धीरे धीरे उनके मन में जमा हो गई थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो विपक्ष के गोद में बैठ करके अपनी ही सरकार, जिन्होंने उनको उस पोजीशन पे बैठाया, उसी के खिलाफ रणनीति बनाने में लग गए। और उनकी ये पूरी स्पष्ट मंशा थी। जिस प्रकार से उनका जयराम रमेश के साथ कांड निकला, उनका पूरा मंशा यही था कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को नीचे दिखाया जाए। क्योंकि विपक्ष जो है इस देश का भी, वो तो अपनी बहुत सारी कोशिशें कर चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री को कुछ कर नहीं पाया। उनको एक हथियार दे दिया जगदीप धनखड़ ने। और ये मामला कहाँ से चालू हुआ? जब उनके खिलाफ विपक्षी दलों ने महाभियोग लाने की तैयारी की थी। इसी से वो डर गए थे। और उसके बाद उनके अंदर जो प्रोटोकॉल को लेकर जो विश्वसनीयता आ गई थी कि हम अब भाजपा के अंदर और साथ ही साथ संघ के अंदर अपने आप को बहुत बड़े नेता के रूप में मानने लगे थे। और यही कारण था कि जब संघ के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात होती थी, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बुराई करते हुए दिखाई देते। एनडीटीवी के एक पत्रकार है अखिलेश शर्मा ने अपने इंटरव्यू में इसके बारे में खुल करके छापा है। लेकिन इनकी वजह से किस किस समय में सरकार को असहज स्थिति में लाकर खड़ा किया, आज उन्हीं कुछ पॉइंट पे बात करने वाले। सबसे पहले, जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को
विशेषाधिकार समिति के मामले में क्लीन चिट दे दी थी। पहला, उसी राघव चड्ढा को उनकी योग्यता से बड़ा बंगला अलॉट कर दिया गया। बाद में जब उसे कैंसिल किया गया तो चड्ढा ने कोर्ट से स्टे लगवा दिया और ये अभी मामला कोर्ट में लंबित है। टाइप 6 बंगला इनको अलॉट किया गया था, जबकि पहले बार के कोई भी सांसद बनते हैं उनको टाइप 6 बंगला नहीं मिलता है, लेकिन वो इन्होंने करवाया। उसके बाद 2 बार अलग अलग मंचों से किसानों के मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए दिखे, क्योंकि इनके दिमाग में ये बैठ गया था कि ये किसान के बेटे हैं। ये कई बार इन्होंने बोला है। इनको लगा कि इस मुद्दे पर मैं सरकार को घेर सकता हूं और इसी वजह से अपने ही सरकार की आलोचना करते हुए दिखाई दिए। बाद में शिवराज सिंह चौहान जी ने इनकी मान मनोबल की और इस तरह की घटना लगातार कई बार घटी। दूसरी बड़ी घटना जो है, जस्टिस यशवंत वर्मा के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। ये सभी आप लोगों ने देखा सुना। इस वजह से भी विवादों में आए थे और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। सरकार कोर्ट से टकराव नहीं चाहती, लेकिन ये लगातार बोल रहे थे और नॉन स्टॉप बोल रहे थे। हम लोगों ने भी उस समय कहा कि भाई इस तरह का व्यक्ति इतना कम से कम दम रखता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकता है, ये तो अच्छी बात है। क्योंकि उस समय में और आज के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें कि कई सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं जो बड़ा ही अजीबोगरीब होता है, वो जस्टिफाई करना ही बड़ा मुश्किल होता है। और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा वकालत जानने वाला तो कोई है नहीं, कानून को जानने वाला कोई है नहीं, और हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अगर आप बोल देंगे तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट हो जाएगा आपके खिलाफ, आपको नोटिस आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आई। अब इसी मुद्दे को रिकवर करने की कोशिश में ये सारा प्लान तैयार किया गया और जो जयराम रमेश इनके खिलाफ महाभियोग लाने में सबसे आगे था, वो इनका चहेता बन गया। हमने कल ही बताया था कि संसद टीवी जहां से लोकसभा और राज्यसभा का प्रसारण होता है, उसमें अधिकारी की नियुक्ति करने की प्रक्रिया भी ये चाहते थे कि ये करें, लेकिन वो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। उसकी जो कमेटी है, उस कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ये भी उन्होंने कांड किया। उसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को ज्यादा तहरीर देने का आरोप लगा। जब इनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात हुई, उसके बाद से इनका झुकाव विपक्ष की ओर होने लगा। ये तब होने लगा जब विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने की धमकी दी। उसके बाद बीते सोमवार 21 जुलाई को सरकार की बिना सहमति के विपक्ष का जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना, ये इनके पैर पे कुल्हाड़ी मारने का अंतिम संसाधन इन्होंने इख्तियार किया। अब सोचिए, विपक्ष के नेता खड़गे को बहस में लंबे समय तक बिना मुद्दे के ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने दिया, बिना किसी रोक टोक के, जिस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कड़ी आपत्ति भी जताई। और सबसे बड़ा कारण जो बना वो जस्टिस यशवंत वर्मा वाला ही बना। इनका प्लानिंग ये था कि विपक्ष ने 63 सांसदों का सिग्नेचर किया हुआ पत्र इनको दिया। इनकी प्लानिंग थी कि ये संसद के पटल पे इसको रखेंगे और इसका सारा का सारा क्रेडिट विपक्ष लेना चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है, महाभियोग चलाएगी या नहीं चलाएगी, और कहीं ना कहीं यह साबित करने की कोशिश की जाती कि
जस्टिस यशवंत वर्मा को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है और हमने यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव दिया और सभापति ने इसको स्वीकार कर इस पर महाभियोग चलाने की तैयारी की, जबकि नियम यह कहता है कि इसमें भी 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है और इनका प्लानिंग ये था कि जो समिति गठित करने का अधिकार इनके पास आता उसमें वैसे लोगों को शामिल किया जाता जो या तो कांग्रेस के फेवर वाले होते या फिर वो लोग होते जो कांग्रेस से जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब वो अगेंस्ट करने वाले भी ना होते, अगर फेवर करने वाले ना होते, न्यूट्रल होते और वो उस बात को गंभीरता से उठाने का काम करते और वो कहीं ना कहीं विपक्ष और कांग्रेस के फेवर में जाता। और यही प्लानिंग की वजह से इनकी कुर्सी गई। इनसे इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद बात की थी, लेकिन इन्होंने उनको भी इंटरटेन करने से मना कर दिया था। और जब 63 सांसदों की पत्र की बात सत्ता पक्ष ने सुनी तो कई लोग यहां से गए इनको समझाने के लिए। इनको बताया गया कि लोकसभा में इसको सर्वसम्मति से लाया जा रहा है, जिसमें विपक्षी सांसद लोग भी साइन किए, इवन राहुल गांधी जैसे नेता भी उसमें साइन कर चुके थे। फिर आप इसे राज्यसभा में क्यों ला रहे हैं? लेकिन ये एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर राजनाथ सिंह जी ने प्रधानमंत्री को सारी बातों से अवगत कराया और संसद बंद होने से पहले 5 बजे से पहले अलग अलग ग्रुप में सांसदों को बुलाया गया राजनाथ सिंह जी के कमरे में और उनसे पेपर पे हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा एनडीए के जितने सहयोगी सांसद थे उनको भी बुलाया गया और इनके बारे में ये जो क्रियाकलाप मैंने आपको बताए इसके बारे में बताया गया और ये क्लियर मैसेज दिया गया कि इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी सरकार कर चुकी है, इनको सत्ता से हटाएगी, पद से हटाएगी। और उनको भी, धनखड़ साहब को भी क्लियर मैसेज दे दिया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। जब इनको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है तब इन्होंने जाकर इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट करके अपने इस्तीफे की जानकारी भी दे दी। आज तक इस देश में जितने भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बने हैं, ना भूतो ना भविष्यति, इनके जैसा ना कोई आएगा, ना कोई आया था, ना कोई आया है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को भी अब एक क्लियर मैसेज मिल गया कि भैया आप किसी को भी आयातित करके अपनी पार्टी में लाते हैं और इस तरह के पद तक पहुंचाते हैं तो वो आपको कितना घातक हो सकता है, ये पूरी पिक्चर जगदीप धनखड़ साहब ने दिखा दी। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो भी लोग आएंगे उन्हें, और साथ ही साथ संगठन में भी ये क्लियर मैसेज दिया गया कि सरकार की क्षमता सहने की जहाँ तक थी उन्होंने उसे सहा, लेकिन जैसे ही इनको ये लगने लगा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, 4 घंटे समय लगे थे दोस्तों, इससे ज़्यादा का वक्त नहीं लगा इनको अपनी असली जगह लाने में। और अब ये बैठकर अपना नफ़ा नुकसान देख रहे होंगे तो इनको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ रही होगी कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। तो ये फाइनल कंक्लूज़न इनके बारे में निकल करके आया है कि इन्होंने कई मौक़ों पर सरकार को असहज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।